आप सभी लोगों को नमस्ते। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से मैं समय पे नहीं आई, और मुझे लगभग अ, आधा घंटा लग गया इन सारी चीज़ों को ठीक करते। और फाइनली मैं आप लोग के साथ बात करने के लिए आई हूँ। और मैं वांग्मय पत्रिका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो ट्रांसजेंडरों को अवसर दिया है कि हम अपनी बातें इस मंच पर रख सकें। और क्योंकि हमें शुरू से ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां हम अपनी बातें रख सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। और मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि इस सीरीज में उन्होंने मुझे बुलाया है। और मैं आप सभी लोगों का भी स्वागत करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। और सारे लोगों को नमस्कार। रोशनी जी, दीपिका जी, गुप्ता जी और दीप मलिक जी, थैंक यू। शिवम जी, अभिषेक जी, आपको भी नमस्कार। धन्यवाद फिरोज जी, आपने आपके साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे लाइव आने में। और थैंक यू डिसेंट सर। मनीष जी, नमस्कार। तो थैंक यू बाजपाई जी। थैंक यू अनुराग जी, नमस्कार। विकास जी, नमस्कार। प्रदीप जी, नमस्कार। थैंक यू वर्मा जी। और मैं शुरुआत करती हूँ अपने बचपन के दिनों से। मैं वैसे रहने वाली बस्तर से हूँ, बस्तर फरस गांव से हूँ। जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरी 12th तक के अपने गांव पे ही हुई। और बचपन बहुत कठिन रहा, और बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि जब मैं स्कूल जाने लगी थी तभी जो मेरे आसपास के लोग थे वो लोग मुझे देख के हंसते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे लोग देख के क्यों हंसते हैं। और वो सारे लोग मुझे लड़की कह के चिढ़ाते थे। तो मैं सबको जवाब देती थी कि मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। तो अब लेकिन मेरी जो सहेलियाँ थी वो सारी लड़कियाँ थी। मैं जो भी गेम खेलती थी वो लड़कियों के ही खेलती थी। मेरे को खेल खिलौना, जैसे कि घर घर खेलना, गुड्डा गुडियों के साथ में खेलना, यही सारी चीज़ें मुझे पसंद थी। और इन सब के बीच में मैं जब स्कूल पहुंची, और स्कूल में मुझे याद है कि मैं क्लास 2-3 में थी, तो मेरे साथ में जो दूसरे बच्चे थे वो साथ में बैठना पसंद नहीं करते थे। और तब तब मुझे लगने लगा कि ऐसा ऐसा क्या चीज़ है जो, और इतनी छोटी थी कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और तकलीफ़ ये था कि जब हम सारे लोग, चूँकि बॉयज़ स्कूल था, बॉयज़ गर्ल्स स्कूल था, लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट था और लड़कों के लिए नहीं था, तो मुझे बाहर टॉयलेट जाना पड़ता था लड़कों के साथ में। तो मैं उनके साथ में टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहती थी। तो फिर वो जो मेरा शर्माना, मेरा हिचकपन, ये सारा चीज़ देख के फिर दूसरे बच्चे जो हैं वो फिर चिढ़ाने लग गए। कुछ समय तक के, जैसे 4th-5th स्टैंडर्ड तक के तो सब लड़की कहते थे। जैसे मैं 6th-7th में पहुंची, उसके बाद से सब लोगों ने कहा कि नपुंसक है, तो किसी ने कहा मामू है, किसी ने कहा छक्का है। तो मुझे स्कूल जाने में बहुत डर लग गया। और मैं सोचती थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, किसी तरह से घर में बहाने बनाऊं कि मुझे आज पेट दर्द है, आज सिर दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो चूँकि घर की फाइनेंस कंडीशन बहुत ख़राब थी, और इस कंडीशन में मम्मी जो है वो एक लेबर का काम करती थी। और घर पे बड़े भाई थे और सिस्टर्स भी थे, मैं घर में सबसे छोटी थी। और लेकिन पता नहीं, एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस था और जो विल पावर था वो मेरे अंदर से ख़त्म होने लग गया था, क्योंकि सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, मुझे देख के हंसते थे। पानी भरने जाती थी तो, जंगल जाती थी लकड़ी लेने तो, और जितने भी काम करती थी, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं लोगों से नहीं मिलूं। तो मैं एक बंद कमरे में रहती थी और अपने जो एजुमनेश है, कल्पना है, जो फीलिंग है, उसके साथ में रहती थी। और मैं सोचती थी कि मुझे कोई कुछ ना कहे, तो जितना काम होता था वो करती थी। और फाइनली मैं कोशिश करती थी कि मैं लोगों से नहीं मिलूं, बात नहीं करूं। और मुझे लोगों की भीड़ से, दूसरे लोगों से बहुत डर लगने लग गया था। लेकिन किसी तरह मम्मी बहुत डांटती थी कि तुम्हें स्कूल जाना है,
मारती भी थी स्कूल जाने के नाम से। तो फाइनली मैं स्कूल पहुंच जाती थी, लेकिन स्कूल में भी यही था कि कोई लड़का मुझे पीछे से चाक फेंक के मार रहा है। तो कई बार ऐसा भी हुआ, जब मैं बड़ी स्कूल पहुंची तो वो कई बार मुझे बाथरूम में बंद भी कर देते थे अगर मैं बाथरूम चली भी गई तो। और जब बाथरूम के लिए रिसेस होता था तो मैं नहीं जाती थी उस समय, क्योंकि जो लड़के हैं उन सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो मैं उस समय नहीं जाती थी। जब रिसेस ख़त्म हो जाता था तो जाती थी। तो कई बार टीचर्स की भी डांट पड़ती थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और घर में बहुत डांट पड़ती थी। मेरे भैया जब भी लड़कियों के साथ मुझे खेलते देखते वो बहुत मारते थे। और जब भी, क्योंकि ज़्यादातर मैं लड़कियों के साथ ही रहती थी, तो मैं उनके पास ही चली जाती थी, उनके साथ में कंफर्टेबल रहती थी। और कई जो सीनियर लोग थे वो लोग चाहते थे कि मैं उनकी कनेक्टिविटी बना दूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इस टाइप के काम मैं नहीं करती करके। और और अंदर ही अंदर एक घुटन चल रहा था हर दिन कि कुछ तो है जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, ये अंदर क्या है। क्योंकि मैं खुद अपने आप को देखती थी कि पूरा जो शरीर है वो एक लड़के का है, लेकिन मेरी फीलिंग, मेरा अट्रैक्शन, मेरा व्यवहार पूरा लड़कियों की तरह क्यों है। तो मैं खुद कंफ्यूज रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो कई बार बताने की भी कोशिश करी, लेकिन ये भाइयों के, मेरी मम्मी मेरे भाई लोग ये सोचते थे कि अगर मैं लड़कियों के साथ रहूँगी या उनके जैसे खेल खिलौने खेलूँगी या उनके जैसे काम करूँगी तो मैं लड़की बन जाऊँगी। और उन लोगों ने बाज़ार पे देखा हुआ था उन लोगों को, जिन लोग बाज़ार पे बाज़ार उठाते हैं, सामान उठाते हैं, ताली बजाते हैं। तो मेरे घर वालों को बहुत डर था कि मैं कहीं वैसी ना बन जाऊँ। लेकिन मैं जो सपना देखती थी, जो मैं कल्पना करती थी, जो मैं एहसास करती थी कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर सब लोग डांटते थे। और फाइनली मैं किसी तरह मिडिल स्कूल पहुँची, हाई स्कूल पहुँची। और उस समय से कई लोग जो है वो संतावना भी देते थे कि ठीक है, तुम जैसी हो अच्छा अच्छा है। और एक बार मैं क्लास में थी, कुछ लड़के आए और रूम को बंद करके फिर उन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया। और उस दिन मैं बहुत डर गई स्कूल जाने के नाम से, और मैं कई महीनों तक के नहीं गई थी स्कूल। और और ये सारी चीज़ें और भी जगह होने लगा लोगों के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनके लिए एक सेक्स ऑब्जेक्ट हूँ। और वो लोग सिर्फ रिलेशन बनाना चाहते हैं और दिन में मजाक उड़ाते थे। तो मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी और मुझे लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। और मैं एक दिन बहुत सारा फ़िनाइल को पी ली, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई और फिर घर वाले हॉस्पिटल ले गए तो मैं बच गई। और इन सब के चलते मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, और मैं एक बार क्लास 6 में सप्लीमेंट्री भी आ गई थी और उसमें भी मैं पास नहीं हो पाई। तो फिर मैं एक पहाड़ के नीचे गई थी कि मुझे मरना है करके। उस समय मम्मी की बहुत याद आई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनके लिए जीना है, क्योंकि उन्होंने बहुत फाइनेंस क्राइसिस देखा है। और फिर मैं वो सोची वापस घर नहीं जाऊंगी, मैं भाग जाती हूँ। और मैं वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं उस समय क्लास 6 में थी, तो मैं पैदल ही भाग गई वो 30 किलोमीटर। मुझे एक अंतर्देशी लेने के लिए मुझे 4 रुपये दिया गया था, तो मैं वहाँ से 15 किलोमीटर पैदल गई और 15 किलोमीटर उस समय जीप चलती थी उसमें चली गई। तो ये, और फिर मुझे थोड़े दिन के बाद ऐसा लगने लगा, जब लोग हंसने लगे तो मैं कभी कभी काजल लगाती थी, थ्रेडिंग बनाती थी और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती थी। वो सब मैं कम करी और अपने आप को छुपा के रखी। मैं एनसीसी ली, एनएसएस ली, स्काउट ली और बायोस्क्रिप्ट में रहने लगी। लेकिन फिर भी जो मेरा बिहेवियर है, वो मेरा फीलिंग है, मेरी बातचीत है, वो सारा कुछ जो है वो लोगों को समझ में आता था। वो हर्ट करते ही रहे, वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसका नेचर है, इसका जेन्युइन बिहेवियर है या जेंडर डाइवर्सिटी है या एक तरह की अभिव्यक्ति है। और इसे भी उतनी ही आज़ादी है ज़िंदगी जीने का या अपने आप को अभिव्यक्त करने का, उसके व्यवहार के लिए। तो हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन वो लोग
वो सारी चीज़ों को समझने के बजाय वो कभी कभार या ज़्यादातर लोग वो ऐसे ही बिहेवियर कर रहे थे मेरे साथ में। फिर इन सब के बीच में अ, इन सब के बीच में जब मैं क्लास 11 में थी तो मैं देखी कि मेरे आसपास के दूसरे लड़के लड़कियां हैं, उनका एक कनेक्शन भी है। और उस समय चिट्ठियां लिखने का टाइम था, तो मेरे अंदर भी एक फीलिंग आने लगा, और वो जो फीलिंग है वो एक लड़के के लिए आने लगा। तब मैं थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि पहले तो मैं खुद को भी मानने को तैयार नहीं थी कि मैं जो सोच रही हूँ वो क्या सही सोच रही हूँ, और एक लड़की की तरह रहना चाहती हूँ, यहाँ तक सही था। लेकिन मैं ऊपर से अपने आप को मना करती थी कि नहीं, लड़कियों की तरह रहूँगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर निकाल देंगे, परिवार वालों को लोग सुनाएंगे, और मेरी वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, और मेरे भाई लोग को भी लोग सुनाएंगे, उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो अपने आप को छुपा के, दबा के एक लड़के के एक्टिंग में रखती थी। और मुझे लगा कि जब ये जो रोमांटिक अट्रैक्शन आने लगा, और तब मेरे को थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा कि मैं इंटरनली टोटल लड़की हूँ, लेकिन अभी तक भी तय नहीं था। मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था जब से मैं होश संभाली थी, इन द सेंस कि लोग मुझे छेड़ रहे थे क्लास 3-4 से, और तब से क्लास 11-12 में भी ये लग रहा था कि मुझे अपने आप को छुपा के रखना है, तब तक कि मैं अपने अपने अंदर जो भी चल रहा था वो किसी को भी शेयर नहीं कर रही थी। और एक बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत अकेलेपन के साथ में जी रही थी, और हमेशा ये ख्याल आता था कि खुद को ख़त्म करना है, क्योंकि मैं बड़ी होंगी तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, और घर वाले को सब कुछ सुनना पड़ेगा। और क्लास 12 के बाद 1 ईयर का मेरा शिक्षाकर्मी का जॉब लगा। इन सब के बीच में बहुत सारे काम करने भी पड़े, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी होती थी तो बाहर बाहर मजदूरी का काम करने जाना पड़ता था, और गांव में पपीते होते थे और कुछ कुछ सब्जियां होती थी, वो मार्केट में भी लेके चली जाती थी, क्योंकि मैं मम्मी को जूझते हुए देखी थी। और यही एक था कि उनका कंडीशन मुझे ठीक करना है किसी भी तरह से। और और एक तरफ एक एक सेक्सुअल एब्यूज भी था, और कई बार मैं अपने मम्मी को बोली कि इस तरह से है, तो मम्मी बोली कि तुम अपना आदत सुधारो, कि तुम लड़कियों जैसे बात मत करो, तुम लड़कियों के साथ मत खेलो। तो अंदर से लगा कि मैं ही गलत हूँ, तो ये चीज़ होता रहा, और मैं अपने आप को छुप मतलब सहती रही उन सारी चीज़ों को। 1 साल शिक्षाकर्मी में थी, वहाँ भी एक अट्रैक्शन हुआ, लेकिन उन लोगों ने मतलब जिनसे मेरा इमोशनली अटैचमेंट होता था, और उनके सामने मैं एक्सप्रेस होती थी, तो उनका कहना यही था कि तुम लड़के अपने आप को सुधार लो, तुम गलत हो। कहीं भी जाऊं तो लोग, ज़्यादातर लोग कहते थे कि मेरे भाई के साथ भी कभी टेलर के पास कपड़े का नाप देने गई तो बोलते थे कि तुम्हारा भाई तो नपुंसक है, अब तो ये कोई काम का नहीं है। तो मैं घर वालों के साथ में कहीं बाहर निकलना बंद कर दी। कभी भी मेन स्ट्रीट से मतलब जो फरसगांव था वहाँ से मेन स्ट्रीट से होकर गुजरना ही बंद कर दी, और अपने आप को क्लोज क्लोज करके रख दी। और इन सब के बीच में जब शिक्षाकर्मी करने के बाद दोबारा मेरा नियुक्ति नहीं हुआ, फिर वापस रायपुर आई, और यहाँ पे न्यूज़पेपर के पीछे जो वैकेंसियाँ रहती है उसको ढूंढी, और एक होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम करी। बहुत दुखद था मेरे लिए, क्योंकि मैं मम्मी के बगैर रहती ही नहीं थी, और उनकी मैं बहुत प्रिय थी। और मुझे रायपुर आके जॉब करना मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि यहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी। मैं 2000 में रायपुर आई थी, और एक होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर थी, और पूरे टाइम मैं जितने टाइम ड्यूटी करती थी उतने टाइम तक मुझे एक लड़के का रोल करना पड़ता था, एक्टिंग करना पड़ता था, और किसी से भी अपने इमोशन फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी।
और बस एक होटल और उसके बाद अपने कमरे। और वहाँ भी सिचुएशन ठीक नहीं था। कुछ समय के बाद वहाँ भी परेशान करने लग गए। मैं देखी कि मेरे होटल में दो एक ऐसे वेटर हैं, जिलोंग जिलोंग कम्युनिटी से है। और लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उनसे बात करूंगी तो मैं डिस्क्लोज हो जाऊंगी और सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद कुछ समय के बाद उनमें से एक वेटर से मेरी थोड़ी जान पहचान हुई और उन्होंने कहा कि हम जैसे हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कलेक्टर गार्डन में आते हैं और कलेक्टर गार्डन में आने के बाद वो लोग लड़कियों की तरह बात करते हैं और डांस करते हैं, आ रही हूँ जा रही हूँ इस तरह से बात करते हैं। तो मैं एक दिन हिम्मत करके गई वहाँ पे और गार्डन के बाहर से ही देखती रही, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अंदर चली गई और मैं इनके जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी तो मेरे परिवार के लोगों को दूसरों को जवाब देना पड़ेगा, उनको उनको हर्ट होगा। तो फाइनली मैं नहीं गई, लेकिन मैं हर दिन जाती थी उस गार्डन के बाहर देखती थी। लेकिन जो मैं थी उसी उसी प्रवाह में बहना चाहती थी। और फाइनली मैं एक दिन गार्डन के अंदर गई। उनमें से एक दो लोगों ने मुझे जोर से चिल्लाया कोती। तो मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने मैं सोची कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उनमें से एक दो लोग जो थे उनका एजुकेशन बहुत अच्छा था, उनसे मैं बात करी और मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई। और धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद जो मेरा अंदर फीलिंग था एक लड़की का, और वो उनके साथ शेयर करने लगी। और बाद वहाँ से लगा कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और ये सब ढूंढते मुझे। तब तक 22-24 साल हो गए थे। तब कहीं जाके मैं अपने जैसे लोगों से मिली। मैं आगे का एजुकेशन प्राइवेट कंटिन्यू कर ही रही थी। तब शायद मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था। और तब मैं देखी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, तभी मैं एक रिलेशनशिप में थी और उस रिलेशनशिप में सब कुछ था। और लेकिन कुछ समय के बाद हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। और शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं इमोशनली डिपेंड हो गई थी कि उसके लिए दुनिया दुनिया है और मेरे लिए वो व्यक्ति सारी दुनिया हो गई थी। तो मेरे जो उम्मीदें हैं वो सारा कुछ उन पे आके टिक गया था। और फाइनली और कुछ समय के बाद उसकी शादी शादी होने वाली थी और उसने मेरे फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। और मैं काफ़ी हर्ट हुई और मुझे लगा कि ऐसे कोई किसी व्यक्ति किसी को छोड़ सकता है सारे कमिटमेंट रिलेशन रहने के बाद। और अंदर एक घुटन थी, खुद को पाना था कि नहीं, मुझे लड़कियों की तरह रहना है, ये सारी चीज़ें। और मैं अपने जैसे ग्रुप के साथ जब मिली बात करी तो एक दिन वहाँ पे बहुत सारे एनजीओ वाले आए, बहुत सारे इन द सेंस 4 से 5 लोग। वेद शुक्ला सर थे जो टीएसयू से थे, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट से। छत्तीसगढ़ में एक एचआईवी का प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने हमसे आके बात किया हमारे रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए। मैं देखती रह गई। सर बहुत हैंडसम थे और कोऑपरेटिव थे और उन्होंने कहा हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया, एचआईवी के बारे में बताया। हम तकरीबन 40 लोग दूसरे दिन एचआईवी की जांच करवाने गए, जिसमें से 25 लोग एचआईवी पॉजिटिव आ गए। ये एकदम शॉकिंग था। और उनमें से बहुत लोग अंदर से टूट गए। फिर मैं देखी कि जिन लोग बाल बढ़ा रहे हैं, जिन लोग लड़की बन के डांस कर रहे हैं आज से 12-15 साल पहले, अब उन लोगों के परिवार वाले उनको मारते पीटते हैं, घर से निकल जाने को बोलते हैं। फिर मैं देखी कि उस गार्डन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रेम भी चाहिए और प्रेम की तलाश में वो रिलेशन भी बना रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सेक्स वर्क भी कर रहे हैं क्योंकि वो जहाँ काम करते हैं उनको लोग उनके साथ में मजाक करते हैं कि तू लड़की है कि लड़का है, तू कुछ भी नहीं है, तू अभिश्राप है या तू कलंक है, तेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। और भी पता नहीं जो जो मन में आता है, जिस लेवल तक जाना रहता है उस लेवल में जाके। और ये सारी चीज़ें तो मैं देखी कि एक तरफ एचआईवी है, दूसरी तरफ
कम्युनिटी का सेक्स वर्कर है, फिर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि लोग हमारे पर्सनालिटी को लेके इंसान तक नहीं समझ रहे हैं। तो फिर मैं फाइनली होटल का जॉब छोड़ी और एक बड़ा रिलेशन, एक 3 साल चला रिलेशन जिसमें मेरे वजूद नहीं होने को नकार दिया और उसने मुझे कारण तक बताना उचित नहीं समझा और वो रिलेशन ख़त्म कर दिया। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे मुझे कम से कम खुल के बात करना चाहिए, अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए और लोग बाग को कम से कम अपने जैसे लोगों को HIV से बचाना चाहिए। मैं लोकेश कावड़िया जी हैं रायपुर में, उनका NGO है समता महिला मंडल, उसमें मैं एज अ पीयर एजुकेटर जॉब ज्वाइन की, साथी शिक्षक के रूप में। और मुझे उस समय 1700 रुपये मिलता था और होटल में जॉब कर रही थी। उस समय मेरी सैलरी 1000 रुपीज़ थी, लेकिन मुझे जॉब की इतनी ज़रूरत थी कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त था, वो मैं करती गई। फिर पीयर एजुकेटर का काम करते करते मैं हर जगह अपनी बातें रखने लगी, दूसरे NGO, कम्युनिटी के सामने, डिपार्टमेंट के लोग, जहाँ हॉस्पिटल के लोगों को अंदर से ना बहुत अच्छा महसूस करने लगी, मैं रिलीफ महसूस करने लगी कि मैं जो फील कर रही हूँ एटलीस्ट मैं शेयर तो कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद फिर मैं आउटरीच वर्कर बनी। आउटरीच वर्कर बनने के बाद हम लोगों ने 2009 में एक मितवा नाम का समिति तैयार किया और 2009 के बाद मैं अब एक था कि अब हमें संगठित होकर लड़ाई लड़नी है और उसके बाद से फिर मैं कभी पीछे पलट के नहीं देखी कि लेकिन अभी भी ये दिक्कत था कि मैं लड़कों के ही कपड़े पहन रही थी और तभी तक मुझे नहीं पता था, बस ये था कि मुझे लड़की बनना है। लेकिन चूंकि शरीर पे इतने बाल थे, लड़कों की तरह शरीर था, सब कुछ लड़कों की तरह था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ट्रांसफॉर्मेशन का सही टाइमिंग क्या होता है, हार्मोन्स थेरेपी क्या होता है, लेज़र सिस्टम क्या होता है और काउंसलिंग कहाँ से मुझे लेनी है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर ये जानती थी कि मुझे लड़कियों की तरह ज़िंदगी जीना है। लेकिन वही था कि मेरे इस डिसीज़न से मेरे परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब सोचते सोचते मैं 30 साल से ऊपर की हो गई थी। लेकिन मेरे अंदर में ना ज़िंदगी जीने की चाह पैदा हो गई थी कि नहीं, मुझे अब जीना है। मैंने जो 20-25 साल जो घुटन से गुजारे हैं, अब वो मुझे वैसे नहीं जीना। अब मुझे वैसे जीना है जैसे मैं ज़िंदगी चाहती हूँ और जो चाह रही हूँ। लेकिन अभी भी दिक्कत परिवार का था, फाइनेंस का था। लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो है वो काम करने के बाद आ गया था और वो ऐसा काम जिसे मैं काम नहीं समझती, उसे मैं समझती हूँ कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा ड्रीम है। और वो काम करते हुए फिर हम लोगों ने छोटा छोटा काम करना शुरू किया, पेड़ पौधे लगाने शुरू किया। ये चीज़ें मीडिया में भी हम लोगों ने शेयर किया। शुरू में मैं पीछे रहती थी क्योंकि पेंट शर्ट पहनती थी तो परिवार वालों को पता मत चले। फिर धीरे से लगा कि नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे सामने आनी चाहिए। और फिर परिवार वालों को पता चल गया कि मैं कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ और वो लोग मुझे डांटने भी लगे और मना भी करने लगे कि तुम जॉब छोड़ दो। इन सब के बीच में एक बड़ी घटना हो गई कि मैं जहाँ रहती हूँ, आज भी जहाँ रहती हूँ, तो जब भी मैं आती जाती थी तो मुझे लोग छक्का है, मामू हैं, इस तरह से मुझे चिढ़ाते थे। तो मैं एक दिन उनको पलट के जवाब दी कि मैं छक्का मामू नहीं हूँ करके, और मैं उनको बोली कि जो तुम मुझे बोल रहे हो वो तुम खुद हो करके। तो फाइनली इस घटना में वो सारे लोग ग्रिल तोड़ के ऊपर चढ़े और मेरी मम्मी इन सारी चीज़ों में बीच बचाव में आई। और बीच बचाव में आने के बाद मम्मी को चोट लगा और मम्मी उस दिन से वो एक मानसिक रोगी बन गई और वो एक बच्ची की तरह हो गई। और तब मम्मी का मैं एक बेटी की तरह ख्याल रखने लगी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे बच्चे को कोई मार मत दे, कोई नुकसान मत पहुंचा दे। वो देखी, मैं उसको देखी कि वो एक भी मिनट एक जगह पे बैठती नहीं है। फिर उसका 2 साल तक के इलाज चला और एक दिन मैं जब ये जॉब ज्वाइन कर ली थी NGO का, तब मम्मी गुजर गई। और उसने एक ही बात बोली थी कि मेरे जाने के बाद तू अकेला हो जाएगा और तेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। और वो बात कभी कभी याद आती है जब मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, ये मेरा घर है।
और ये जो 4 कमरे हैं, ये जो चार चार कमरे नहीं, कमरा एक ही है, जो 4 दीवार है, यहाँ मैं हर दिन सोने के लिए आती हूँ। और पूरे दिन में रायपुर में कभी मंत्रालय, कभी डिपार्टमेंट, कभी डायरेक्टरेट, इन्हीं सारे जगहों पे मैं काम करती हूँ। और आज ये लॉकडाउन होने के बाद ये जो सोने का जगह है, यहाँ पे मुझे रह के काम भी करना पड़ रहा है, और कर भी रही हूँ, क्योंकि बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये एक मेरे साथ में चैलेंज अभी आया है। और एनजीओ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के सारे लोगों को हम लोगों ने सेंसिटाइज करना शुरू किया। और 2014 से पहले 2011 में एक जन जागृति करके एनजीओ है, जिसमें रेक्स मेहता है, उन्होंने एक रेसिडेंशियल थर्ड जेंडर लीडरशिप ट्रेनिंग चालू किया। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ट्रांसजेंडर, 30 ट्रांसजेंडर उसमें ट्रेनिंग लिए, तो एक पावर और मिला। तो हम लोग अंबेडकर जयंती के दिन में हम ट्रैफिक पुलिस को एक बेल्ट बांधने लगे, और उनसे ये हम लोगों ने कहा कि आप बारिश से लेकर गर्मी तक के आप हमारे लिए खड़े रहते हो, हम उनको थैंक यू बोले। और उसके बाद जो नवरात्रि में नर्सों का हम लोगों ने सम्मान किया, और नर्सों का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी आप हमारे दुख में साथ देते हो, जन्म लेते हैं तब से लेकर, और जब आखिरी चादर भी आप ही उड़ाते हो। तो उनको थैंक करने के लिए उनके साथ में नर्सों का सम्मान करने लगे नवरात्रि में। तो इस तरह से हर एक्टिविटी करने लगे, सफाई कर्मियों के साथ में, पुलिस वालों के साथ में। और इस तरह से ये अच्छे काम करके जो विल पावर और जो कॉन्फिडेंस जो मैं बचपन से जो मैं खोई थी, वो वापस आने लगा। और उसके बाद अब यहाँ से हमारे संघर्ष को और हमारे एक्टिविज़म को और भी लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। और सरकार से बात करते करते मुझे पता है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। जजमेंट के पहले हम लोगों ने आर्टिकल 39 और नालसा और उसके साथ यूएनडीपी, इन लोगों के साथ में हम लोगों ने एक हिजड़ा जन सुनवाई किया। और इस तरह से पहली बार हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म में पहुँचे। उसके बाद एक लास्ट जन सुनवाई दिल्ली में हुई थी, जहाँ पे रवीना का बहुत अच्छा स्पीच भी रहा। उसके बाद से लोग छत्तीसगढ़ को जानने लग गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 15 अप्रैल 2014 को। उसके 6 दिन के बाद में, तब तक हम सेक्रेटरी को सेंसिटाइज कर लिए थे। तब हमारे दिनेश श्रीवास्तव सर सेक्रेटरी थे। इन सब के बीच में हम बहुत सारे मिनिस्टरों से, एमएलए से, एमपी से, सारे मीडिया कॉन्फ्रेंस से सारा कुछ कराने लग गए थे। और इससे पहले हम लोगों ने एक थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया था, जो 8 स्टेट के लोग आए थे, और ये विश्व में कहीं नहीं हुआ था। उस स्पोर्ट्स मीट के बाद हमारे छत्तीसगढ़ को लोग जानने लगे, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर बोर्ड का गठन अक्टूबर 2014 में हुआ। और 14 में होने के बाद में हम लोगों ने फिर उसके बाद में स्कूल एजुकेशन जो है, उसमें कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के जो सीजी बोर्ड है, उसके किताबें में सब्जेक्ट शामिल किया। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थर्ड जेंडर सिलेबस शामिल किया, जैसे कि प्रशासन एकेडमी, सिलेबस भी और ट्रेनिंग भी, प्रशासन एकेडमी, बीएड कॉलेज, डाइट कॉलेज, पुलिस एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, इन सारे जगहों पे। तो इस तरह से फिर एक टास्क फोर्स बना। उसके बाद थर्ड जेंडर के लिए पुलिस वालों की एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हुआ, वो सारे जिलों पे हुआ। पुलिस ने अपना एसओपी तैयार किया, और पुलिस में भर्ती के लिए कम से कम 40 थर्ड जेंडर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जो ये मन और बॉडी है, इसका मिस मैच होने की वजह से हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट में भी सेंसिटाइज किया, और हेल्थ में भी एडवोकेसी करें। तो यहाँ पे सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी शुरू हुई।
और उसके बाद यहाँ पे हार्मोन्स थेरेपी भी शुरू हुआ, लेकिन अब तक मैं एक लड़के के रूप में ही रही। फिर मुझे लगा कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में जाना चाहिए। एक सोनू नाम की मनेंद्रगढ़ में एक मेरी किन्नर सहेली है, ट्रांसजेंडर सहेली है, वो चुनाव पे विधायक के लिए खड़ी थी, और उस विधायक के लिए खड़ी थी। तो मैं पहली बार वीना, जो मिस ट्रांस क्वीन है, जो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसने मुझे लड़की का लिबास पहनाया। और इससे पहले कभी कभी मैं डांस कर तब मैं लड़की का लिबास पहनती थी, लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत मार खाती थी। उस दिन वीना ने मुझे लड़की का गेटअप पहनाया और मैं बाहर सोनू का इलेक्शन कैंपेन की। फिर बहुत कॉन्फिडेंस आया और पहली बार लगा कि मेरा मन और मेरा शरीर क्लोज आए हैं, और मुझे लगा कि मुझे रायपुर में भी ऐसी रहना चाहिए। और फाइनली मैं रायपुर जब मैं आई तो कुछ समय के बाद वीना मुझे मेकअप करती थी और मैं मुंह में कपड़ा बांध के वैसे ही निकलती थी। लेकिन सबको पता था कि मैं विकास हूँ, पर एक लड़कियों की तरह कपड़ा पहन के जाती हूँ। धीरे धीरे मैं अपना नाम वी से विकास से विद्या रखी, और मैं 1994 में एक विद्या कोचिंग सेंटर खोली थी। तो मेरे को शुरू से ही ये ड्रीम था कि अगर मेरा कोई नाम हो तो वो विद्या हो करके। और फाइनली मेरा नाम विद्या हुआ। और फिर मेरे को अब टाइम आया कि मैं एक ऑपरेशन पीरियड में जाऊं। लेकिन चूंकि वीना इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट रही, उसने काफ़ी गूगल सर्च किया था। फिर मैं हार्मोन्स ली। हार्मोन से जो मेरे जो मेल हार्मोन्स है वो ब्लॉक हुआ, और फीमेल हार्मोन्स डेवलप शुरू होने लगा। और फिर पूरे शरीर पे लेज़र ली। ये 15 दिन में एक बार लेना पड़ता है। गरम तवे के समान रहता है, पूरे शरीर पे लगाना रहता है, लेकिन ज़्यादातर उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे बाल आते हैं, अनवांटेड हेयर आते हैं, इस तरह से। तो हाथ पैर में गोलाई आने लगी। और उसके बाद फिर एक ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें कुछ मदद किया था, ट्रेवल्स वगैरह और मेडिसिन के लिए। और पांडिचेरी में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में मेरे परिवार वाले नहीं थे, लेकिन मेरी सहेली थी रवीना, और वो ऑपरेशन हुआ। दर्द बहुत था, लेकिन ये थी कि मैं इस ऑपरेशन के बाद लड़की बन जाऊंगी। और मैं फाइनली वो ऑपरेशन कराई। और ऑपरेशन कराने के बाद मैं बहुत रिलैक्स महसूस की। और मैं अपने इंटरनल पार्ट को जब देखी तो मुझे लगा कि बहुत शांत हो गई, और मुझे लगा कि यस, यही होना था। और मैं उस दिन से और खुश रहने लगी। और धीरे धीरे जो बाकी ऑपरेशन है, फेमिनाइजेशन का जो ट्रीटमेंट है, वो सब कुछ लेने लगी। और फिर ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन करी। और उसके बाद यहाँ पे हम हर डिपार्टमेंट के साथ में काम करने लगे। जैसे कि हायर एजुकेशन है, उसने 3 एडिशनल सीट रखा है। उसके बाद हम लोगों ने उद्योग विभाग के साथ में वर्कशॉप किया, तो उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई। स्पोर्ट्स के साथ में किया, तो स्पोर्ट्स पॉलिसी है छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद में इस तरह से यहाँ चीज़ें, कल्चर चक्रधर समारोह से लेकर जो यहाँ पे मुक्ताकाश है, वहाँ पे हर साल थर्ड जेंडर को कल्चर प्रोग्राम के लिए हमें मंच देते हैं, और चक्रधर तक में सपोर्ट किए। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग पे अभी। अच्छा, एक और है, जो कलेक्टर का ये एक निराश्रित निधि रहता है, उसमें भी उन्होंने थर्ड जेंडर को संशोधन करके डाला। और हर ज़िले पे कलेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी है, और मैं यहाँ बोर्ड की मेंबर हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, जहाँ पे थर्ड जेंडर कार्ड दिया जाता है। और ये थर्ड जेंडर कार्ड से बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़ रहे हैं, एक पहचान हमें मिल रही है। और हर 3 महीने में बैठक हो रही है, और ज़्यादातर कई जिलों के टीएल में हमें बोलने का मौका दिया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके बारे में हम बताते हैं, जो कम्युनिटी चैलेंज है उसको भी हम शेयर करते हैं। इस तरह से यहाँ बहुत कुछ बदलने लगा। इतना सीन हो गया कि यहाँ पे जो लास्ट 2 साल पहले यहाँ मिस छत्तीसगढ़, मिस ट्रांसजेंडर छत्तीसगढ़ प्रोग्राम शुरू हुआ।
कॉन्टेस्ट शुरू हुआ तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद वीना सेंद्रे जब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में गई तो बहुत सारे लोग उनको हर दिन 1,500 से 2,000 वोट करने लगे। तभी मुझे समझ में आया कि लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, अपने किचन पे हैं, लेकिन वीना को वोट कर रहे हैं। तब मैं देखी कि मुझे लगा कि टैलेंट होना चाहिए, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। लोग समझेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो यही मुझे लगने लगा कि इस विषय पे जितना ज़्यादा हो सके हमें बात करना चाहिए। और यही हुआ कि इतने सारे वर्कशॉप होने के बाद और वीना उसमें विनर भी बनी। और वीना विनर बनने के बाद में मिस इंटरनेशनल क्वीन के लिए भी गई, जहां वो छत्तीसगढ़ और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करी। और आज वीना का आप छत्तीसगढ़ टूरिज्म का वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे वीना का एक वीडियो भी है जहाँ वो छत्तीसगढ़ को प्रमोट कर रही है, और दूसरे वीडियो के लिए भी उसको ऑफर आ गया है। तो ये सारा कुछ ये सारा कुछ देख के मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैं अब भूल गई कि मेरा जेंडर क्या है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया है, और एक मेल फीमेल दोनों को सिक्स सेंस, जो दोनों का अंडरस्टैंडिंग पावर है, कैपेसिटी है, इन दोनों ही चीज़ मेरे अंदर में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, हिम्मत दिया हुआ है, हौसला दिया हुआ है। और मैंने देखा कि यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत ही संवेदनशील हैं। तो मुझे अपनी बातें सही तरह से उनके तक पहुंचानी है। और ये सारी चीज़ें देख के मैं रवीना जैसी राष्ट्रीय सलाहकार बन गई। तो मैं केंद्र सरकार में भी अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ में काम करना शुरू की। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ में काम करना शुरू की तो उन्होंने खेलो इंडिया में शामिल किया। कल्चर मिनिस्ट्री में काम करना शुरू की तो उन्होंने सारे जितने जोन डायरेक्टर हैं उन सारे लोग को थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट में थर्ड जेंडर जो कलाकार हैं उनको मौका मिले करके उन लोगों ने सर्कुलर भी निकाला। जो मानव विकास संसाधन है उन्होंने केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई और दूसरे और जो बोर्ड हैं उन सारे लोग के लिए भी सर्कुलर निकाला। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इस दुनिया में किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है या हो सकती है, जाति धर्म के हो सकते हैं, भाषा या क्षेत्र के हो सकते हैं। बस ये है कि इंसान अपने क्षमताओं को समझे और उन क्षमताओं को सामने लेके आए, हिम्मत करें। क्योंकि ये जो अप एंड डाउन की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है वो बाहर निकल के आती है। तो जब ये हम पूरे एफर्ट के साथ में काम करते हैं, उस काम हो जाने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं शुरू से ही बिलीव करी कि मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जीऊँ, और आज मैं जी रही हूँ। मुझे पता है कि ये कोविड-19 का भी जो चुनौती है ये बहुत कुछ हमें सिखाने आई है, और इससे भी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम प्रकृति के साथ में तालमेल बना के रखें। और हमारे कम्युनिटी के साथ में तो चैलेंज दोहरा है क्योंकि हमारे कम्युनिटी में कोई है नहीं। और हाँ बिल्कुल उषा जी, अब मैं आप लोग के क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। कवि जी आपका धन्यवाद। और उषा जी ने कहा कि शिक्षा और जागृति बहुत ज़रूरत है, तो बिल्कुल ये तो ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली एक्सेप्टेंस मस्ट है। अगर बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसको ना भीख मांगना पड़ेगा, ना वेश्यावृत्ति करना पड़ेगा, और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। और उषा जी आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा मंच दिया। और हाँ ये बात सही है, जैसे मैं सारी चीज़ों को हिम्मत करके आप लोग के सामने रखी। और लोग जानते नहीं हैं और लोगों को लगता है कि शायद इन लोग इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए लोग हर्ट करते हैं। जब तक हमारे एजुकेशन प्रणाली में थर्ड जेंडर को लेके हर सब्जेक्ट में एक पाठ्यक्रम नहीं होगा, एक 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 चैप्टर नहीं होगा, तब तक लोग इस विषय को लेके जागरूक नहीं होंगे। और धन्यवाद।
और धन्यवाद रोशनी जी, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू मनीष जी, और फिरोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू छाया जी। हाँ, ये मेरी सारी कहानी है। और किसी का कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं देरी से आई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया है, इस ट्रांसजेंडर एक्ट आने के बाद ट्रांसजेंडरों के लिए और भी बहुत अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मुझे एक पिछली मुलाकात में पता चली थी कि सेंट्रल से कुछ ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेसिफिक स्कीम आ रहा है। लेकिन कम्युनिटी को बहुत हिम्मत करना पड़ेगा सामने आके अपनी बातें रखने के लिए, बातों को रखने के लिए। दूसरी बात ये है कि परिवार को हिम्मत करना पड़ेगा कि उनके घर में लड़की है या लड़का है, या एक ऐसा बच्चा है जो दोनों के गुण उसके अंदर हैं, तो परिवार को हिम्मत करना पड़ेगा। उन शिक्षकों को हिम्मत करना पड़ेगा जिन स्कूल कॉलेजों पे हम पढ़ते हैं या हमारे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोगों को हिम्मत करना पड़ेगा कि यस, हमारा बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, और इस नेचर की विविधता को स्वीकारना पड़ेगा। जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। और थैंक यू सो मच। और इस पत्रिका को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि और आप इतने सारे लोगों ने मुझे सुना है। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच।